Sachin Sharma, Additional Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, to kindly welcome Dr. Neelam Tandon, Professor of Economics, Founder and Managing Director of Wellbeing Shiksha Foundation, by presenting a sapling as a token of our respect. Thank you, sir. I request Shri Dharmendra Tada, Faculty Member Senior, Madhya Pradesh State Judicial Academy, to welcome Ms. Mala Bhandari, Founder of Sadrak, Noida, by presenting a sapling as a token of our respect. I request Srimati Namita Dwivedi, Assistant Director, MPSJ, to welcome Ms. Shubham Thakral, Senior Scientific Officer, School of Behavioral Forensics, NFSU, Gandhinagar, by presenting a sapling as a token of our gratitude. Thank you, ma'am. I again request Srimati Namita Dwivedi, ma'am, to welcome Shri Anirudh Jain, Deputy Secretary, MP Salsa, by presenting a sapling as a token of our respect. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Neelam Tandon, Professor of Economics, Founder and Managing Director, Wellbeing Shiksha Foundation, for her presentation on Strengthen Women's Economic Agency. मध्य प्रदेश जुडिशल हाई कोर्ट एकेडमिका के मुझे ये अवसर दिया, यहाँ पे ऑनरेबल गेस्ट एंड जजेस सबका मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस टू शौर्या टीम for doing wonders and creating this concept which can help many other states to work on this. This will be a role model for many states. And coming back to the core context, the context is one, to girl empowerment. So कल से हम देख रहे हैं कि सब बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं, और अगर सांस्कृतिक प्रोग्राम की बात करें तो उसमें जो कोर 3 चीज़ें बच्चों ने रेस की, प्रॉब्लम्स भी और सोल्यूशन भी. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, क्या लड़कियों को किसके थ्रू जाना पड़ता है. दूसरा ये कि उसका सोल्यूशन क्या है, गर्ल एम्पावरमेंट, विच वी सॉ इन द एंड. सो दैट्स द कंप्लीट स्टोरी फ्रॉम वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स एंड हाउ टू एंड द प्रॉब्लम. एंड टू टॉक अबाउट टुडे, द कोर इज़ फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स और फॉर एनी विमेन इज़ अबाउट फाइनेंशियल एम्पावरमेंट. किसी के लिए भी अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि आर्थिक रूप से सक्षम होने से आप भावनात्मक रूप से सुरक्षित हैं. फिज़िकली भी आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अस्तित्व जो है वो आप उसको रियलाइज़ करते हैं कि मैं एक लड़की हूँ पर एक मैं कमज़ोर लड़की नहीं हूँ. जो मॉनेटरी इंडिपेंडेंस है वो आपको एक कॉन्फिडेंस देती है, और वो मॉनेटरी कॉन्फिडेंस जो है आपको फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस आपको लाइफ में हेल्प करता है टू डिसाइड अबाउट कि आप क्या करना चाहते हो. तो अगर एक इंसान खुशी चाहता है घर में, समाज में, सोसाइटी में, देश में, प्रदेश में, सबसे इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ नॉट डिफाइंड कि आप कमा रहे हो. मैंने देखा है अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग सालों से कमा रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता है कि वो पैसा वो कहाँ लगा रहे हैं और कैसे खर्च कर रहे हैं. तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कमा रहे हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप समझ रहे हो कि जो पैसा है उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है. और पैसे की डेफिनेशन ये नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपए हो, चाहे आपके पास 100 रुपये हो, चाहे आपके पास 500 रुपये हो, चाहे आपके पास 1000 रुपये हो. अगर आप चाहो और अगर ये बचपन से चाहो तो आप लाखों के, करोड़ों के मालिक बन सकते हो. और उसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर समय किसी पर निर्भर रहना पड़े. लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो. इससे आधे क्राइम इंडिया में ख़त्म हो सकते हैं. बिकॉज जब आपको पता है कि आप किसी पर डिपेंडेंट हो तो आप पैसिव मोड में चले जाते हो. यू आर रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, बट वंस यू नो अबाउट योर राइट्स, एंड दिस विल ओनली हैपन व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ. And you can believe in yourself only once you know that you have the power to decide about where to spend, how to spend, and how to take care of yourself. And it's not only about emotional, it's not only about physical, it's also about your physical well-being. Because जो लड़की कमाती है उसको पता है कि वो केवल घर के लिए नहीं, अपने लिए भी उसको फिट रहना है, क्योंकि अगर वो फिट रहेगी तभी तो वो बाकी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रख सकेगी. और ये स्टार्ट होती है जर्नी माँ से. अगर एक माँ और पिता या फैमिली मेम्बर्स
लड़के और लड़की को डिवाइड नहीं करते इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि जाओ बच्चा आज बाज़ार से कुछ लाना है तो कि नहीं भाई लाएगा, या एंड ऑफ द डे वाई डू वी कंसिडर बॉयज़ एंड गर्ल्स, वी डिफरेंशिएट बाय सेइंग दैट द बॉय इज़ रिक्वायर्ड इन द फैमिली एंड नॉट अ गर्ल. Reason being, we consider girls as liabilities and boys as assets in the organization for the family. And why we consider girl as a liability? Because we consider liability because हमको लगता है कि वो financially dependent है. और जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि हर लड़की financially independent हो सकती है, तब तक ये change नहीं होगा. और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको large scale पे करना है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ. मेरे पास टाइम बहुत कम है, बट फिर भी हमारे यहाँ जो प्रेस वाली है उसकी 2 बेटियाँ हैं, और उसकी बड़ी बेटी जो है वो स्कूल में, पब्लिक स्कूल में जाती है. फादर उसका प्रेस करता है, मदर उसकी हाउस होल्ड वर्कर है, बट उसने अपनी बच्ची को पब्लिक स्कूल में डाला है. और वो लड़की मेरे पास पढ़ने आती है. मैंने उसको बोला मैं उसको पढ़ाऊंगी, और उसकी मम्मी हर दूसरे दिन पूछती है कि मैम पीटीए में ये बोला, उन्होंने वो बोला. ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स, मार्जिनल फैमिली के पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उनको पढ़ाना चाहते हैं, बट जो एक गैप है बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई. बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स हैं, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल्स हैं, सब कुछ इन प्लेस है. सप्लाई है, डिमांड भी है, लोगों को पैसा चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, एक अच्छी एजुकेशन चाहिए, फाइनेंशियल क्राइसिस के थ्रू नहीं जाना है, बट द गैप इज़, इंफॉर्मेशन इज़ लैकिंग between the supply and the demand, and that gap can be fulfilled or can be reduced by you, the stakeholders, and that can be done right from the school. अगर आप स्कूल में बच्चे को बताएं, एक मॉक गेम खेला जाए जिसमें बच्चों को बताया जाए कि ये शॉप है, आपके पास ये फेक करेंसी है या ये डिजिटल करेंसी है, और इस करेंसी से आपको ये बाज़ार से लाना है इतने पैसे में. आप एक बार लड़की को पावर तो दीजिए डिसीजन मेकिंग का, उसमें एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो बड़े बड़े डिसीजंस ले सकती है. तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, एज अ स्टेक होल्डर, आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन, you may do it at a micro level, but it will bring some change, and this is how the change starts. So why not to start at your home when you interact with anybody. जब भी आप कहीं जा रहे हैं, चाहे वो बस हो, चाहे आपका कैंपस हो, चाहे कोई मेड काम कर रही हो, चाहे कोई एक स्वीपर हो, कोई भी हेल्पर हो, आप उसको बताइए कि गवर्नमेंट की ये स्कीम्स हैं, उसको कैसे अवेल करना चाहिए और उसको कैसे रूट करना है. हर इंसान का बैंक अकाउंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक अकाउंट के बिना आप गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते. दूसरा, आज की दुनिया में जो हेल्थ एक्सपेंसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं, इंश्योरेंस सबका होना चाहिए, और टर्म इंश्योरेंस की आप कॉस्ट समझ भी नहीं सकते कितनी कम है. अगर आप टर्म इंश्योरेंस ऑप्ट करेंगे तो आप कम से कम अपने लिए और जो आपके बाद हैं उनके लिए लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सबको करना चाहिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे. व्हाई नॉट टू यूज़ दोज प्रोडक्ट्स? दे आर मेड फॉर अस ओनली एंड स्पेशली फॉर द मार्जिनल सेट ऑफ पीपल. सो एक मेरा गैप point of view is that the demand is there, the supply is there, but the connectivity is missing, and we all can act as a connecting dot between that. Number one. Number two, the products are there, but उसके लिए sensitization करना बहुत ज़रूरी है, and उसके लिए collaboration बहुत ज़रूरी है. Collaboration should start from the school to the university, to the society, to the community, to the state, and to the policy makers. This is how we can bring change. Without collaboration, no change can happen. We cannot work in silos, that this is the policy makers, this is about the one who is beneficiary. It has to be interlinked. और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी बॉडी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी, सब ने मिल के डिसाइड किया है कि हम हर लेवल पे काम करेंगे ताकि हर बच्चा फाइनेंशियली सेंसिबल और इंडिपेंडेंट हो. स्पेशली लड़कियों के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत 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 ज़रूरी है. और इसके लिए मैं केवल एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सेंसिटाइजेशन ड्राइव शुड बी लॉन्च्ड एट अ मेगा स्केल, सो दैट एवरीबडी शुड बी अवेयर अबाउट कि ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सर्विसेज हैं. दूसरा, हर इंसान को इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए. आपके पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, पीपीएफ है, एनपीएस है,
पोस्ट ऑफिस की इतनी अच्छी स्कीम्स हैं, NSC का है, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप लोग सब मोटिवेट कीजिए सबको इन्वेस्ट करने के लिए। और बच्चों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को सबको सेविंग अकाउंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपये से 500 रुपये से शुरू कीजिए, और मैं आपको बता रही हूँ विद इन अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स आप लाखों के मालिक होंगे। तो इसीलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकती हैं। प्लीज़ स्टार्ट saving, please start investing, please start sensitizing people, please start reducing the gap between the demand and supply. That's the only request I want to make all. And if possible, we can include this in the curriculum also at the primary level. We can start at the age of 10 years from the class 6 onwards. So that is the only thing I wanted to say, and thank you so much for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request Ms. Mala Bhandari, founder Sadrag Noida, for her presentation on creating a safer and inclusive workplaces. Thank you. It's 11:30. So a very good morning to all. कई बार क्या बोलते बोलते हम 12 बजे का टाइम इसलिए देखते हैं कि गुड आफ्टरनून करें कि गुड मॉर्निंग करें। So the morning has started at a very positive note. नीरज जी ने जो बात बोली, जो ये वाला सेशन है सर, इसका जो मेजर फोकस है वो यही है कि कैसे हम अपनी बच्चियों का ट्रांसमिशन, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है, कल से बात चल रही है, इतने सारे डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, अल्टीमेटली एम क्या है? एम यही है कि उस बच्ची को, जो कल नुक्कड़ नाटक में दिखाया जा रहा था, उड़ान, कि हर बच्ची अपना ड्रीम रियलाइज़ कर सके। और वो रियलाइज़, जैसे अभी नीलम जी ने कहा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इस तरह की तमाम ऐसी चीज़ें जो एक बच्ची को एडल्टहुड की तरफ लेके जाएं, जहाँ पर हम एक इंडिपेंडेंट एडल्टहुड की बात करते हैं, राइट? तो थोड़ा सा अभी जब तक टेक्निकल मैंने उनको दिया था, मुझे पाई थी, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, और उस बच्ची की जो कंप्लेंट थी वो ये थी, अभी महीना का भर हुआ था उसको ज्वाइन किए हुए। कंप्लेंट उसकी ये थी कि उसके साथ कोई भी ऑफिस में, स्पेशली एक पर्टिकुलर जो उनके सीनियर थे, वो बात करने का जो उनका तरीका था, ये है ना, थैंक यू, जो उनका बात करने का तरीका था, उससे वो बड़ी हैरेस्ड फील करती थी, बड़ी ह्यूमिलिएटेड फील करती थी। उनको अजीब सा लगता था कि आके बात करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉरिडोर में जा रही हैं तो वो पूछते थे कि आपका वो वाला हिंदी ट्रांसलेटर हो गया, हमने इतना काम दिया था। तो इस तरह से वो बहुत परेशान थी, और उनको पता चला कि उनके हॉस्पिटल में आईसी है, तो शी फाइल्ड अ कंप्लेंट। जब हमने उस बच्ची के साथ, बच्ची ही है, अभी 19 साल की है, और ट्रांसिशन क्या है कि वो कितने डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस से आई, और उसके घर में एक सेलिब्रेशन हुई कि इसको एक सरकारी जॉब मिल गई है, विच वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर द फैमिली, इफ़ नॉट फॉर हर, फॉर द फैमिली। तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, एक एनर्जी थी, एक एंथुजियाज़म था कि वो जाके बहुत बड़े बड़े अब काम करेगी। जब कंप्लेंट हमारी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो पता चला कि जब हमने रिस्पोंडेंट से बात की जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही तो बात की जाती है, और मैं कैसे बात करूं, ये काम नहीं करती हैं और ठीक टाइम पे काम नहीं देती है। करते करते इन्होंने 10 तरह के हमारे सामने हमें बताया। हमने पूरे इस चीज़ को स्टडी किया। स्टडी करके पता ये चला कि वो बच्ची ओवर एंथुजियास्टिक थी, वो प्रूव करना चाहती थी कि वो सारा काम कर सकती हूँ, और हॉस्पिटल में एक ही हिंदी ट्रांसलेटर था, इतने बड़े हॉस्पिटल में। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अभी उसका इंडक्शन भी नहीं प्रॉपरली हुआ, उसको ओरिएंटेशन भी नहीं दिया गया, और उससे ये एक्सपेक्ट किया गया कि पूरे हॉस्पिटल के सारे डॉक्यूमेंट्स की जो उसके पास आ रहे हैं उसकी वो ट्रांसलेशन करेगी। नाउ आई थिंक इट्स अ जाइजेंटिक टास्क। शायद हो सकता है हम एक्सपीरियंस इतने साल का काम करते हुए भी ना कर पाएँ, इतनी हमारे कैपेसिटी ना बिल्डअप हुई हो ओवर द ईयर्स, राइट। तो वो एक्सपेक्ट करना एक बहुत बड़ी बात है। तो नेवर माइंड,
अब ये स्टोरी जो थी, ये कल से हम लोग बात कर रहे हैं, मैं इन इश्यूज़ पे बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं फोकस इस बात पे रहूंगी कि इस तरह की जो ट्रांजिशनल स्टेज में जहां हम अब बच्चियों को एक्चुअली उनके पर दे सकते हैं, उनके विंग्स दे सकते हैं, सो दैट दे कैन फ्लाई हाई बाय रियलाइजिंग द इकोनॉमिक थिंग्स, क्या किया जाए उसके लिए। ये फैक्ट्स हम सबको मालूम है, कहीं ना कहीं वो बच्ची भी इन्हीं फैक्ट्स का शिकार थी। फैक्ट्स वी ऑल नो, थोड़े बहुत स्टैटिस्टिक्स भी हैं, अर्ली मैरिज, न्यूट्रिशन। कल न्यूट्रिशन की बात हो रही थी, मैं ज़रूर एक बात बोलूँगी कि बच्चियों को न्यूट्रिशन नहीं दिया गया, तो वे फॉरगेटिंग वन थिंग, इंट्रा हाउस होल्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन। हम इंडिया में खाना पड़ा हुआ हम नहीं उठाते हैं, बांटा जाता है खाना खाने को डिफरेंट मेंबर्स में, और वो मदर, द वुमन ऑफ द हाउस ही होती है जो प्लेट में सबको खाना लगा के देती है। एंड मे बी द गर्ल चाइल्ड इज़ द लास्ट वन टू बी गिवन द शेयर ऑफ फूड, एंड माई मदर हरसेल्फ ऑल्सो, शी वॉलंटरी गिव्स अप हर शेयर ऑफ फूड। कल से मेरे माइंड में था कि ये बात मैं ज़रूर इसको यहाँ पर बात करूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि किस तरह से फैमिली में एक्सेस टू फूड, अवेलेबिलिटी और एक्सेस ऑफ फूड गर्ल चाइल्ड को इन पर्टिकुलर अफेक्ट करती है। अब इतने सारे फैक्ट्स भी मालूम है हमको, प्रॉब्लम्स भी मालूम है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम लोग कैजुअल हैं। कैजुअल बेसिकली जब हम सेक्सुअल वायलेंस की, सेक्सुअल अब्यूज़ की, सेक्सुअल असल्ट की बात करते हैं, हम कैजुअल हो जाते हैं। कैजुअल सेक्सिज्म जिसे कहते हैं, मजाक। किसी भी डिनर पार्टी पे चली जाइए, कहीं पे भी कुछ लोग बैठे होंगे तो जोक्स होंगे ही होंगे, और वो जोक्स बड़े ही टारगेटेड होते हैं, और हम सब समझते हैं पर हम सब हंसते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सो व्हाट, हमारा काम हंसना है, सो व्हाट अगर किसी की और की कॉस्ट में है। और मोस्ट ऑफ द जोक्स आप देखेंगे गर्ल्स को, वुमेन की किसी ना किसी स्किल को, किसी ना किसी पर्सनालिटी ट्रेट को लेके बनाए जाते हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो ये कैजुअल एटीट्यूड है वो एक बहुत कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है, जिसको हमें अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा। और अब हम एक मेजर मुद्दे पे आते हैं जिसकी हम कल से बात करें, सेक्स एंड जेंडर। कैसे हम एक बायोलॉजिकल एंटिटी को सोशोलॉजिकल, सोशल एंटिटी बना देते हैं, जेंडर में कन्वर्ट करते हैं, फिर कहते हैं कि सोसाइटी कर रही है। सोसाइटी कहाँ से कर रही है? क्योंकि मैं और आप ही तो सोसाइटी हैं, हम ही लोग तो कर रहे हैं, राइट। ये जेंडर, ये नहीं कि फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड पे ख़त्म हो जाता है, ये सारी उम्र चलता है, महिला के साथ साथ चलता है। जब तक महिला का लाइफ, तभी तो कहते हैं लाइफ साइकिल अप्रोच। क्यों ये अप्रोच ली गई? क्योंकि जेंडर को डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ पे हमें एड्रेस करना है। ये नहीं सिर्फ जब वो बच्ची है, नहीं, बच्ची के साथ साथ जब जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है, सोशोलॉजिकल प्रोसेस जो है उसका बढ़ता जाता है, उसके अंदर वो वैल्यू जो है इतनी डीपली इनग्रेन्ड कर दी जाती हैं, वो वहीं पे ख़त्म नहीं होता है, वो सारी उम्र उसके साथ साथ चलता है। और तभी हम वुमेन सेफ्टी की बात 3 मेजर जगहों में करते हैं। पहला, उसका घर, फैमिली, जहाँ हम सब इंस्टेंसेस बता रहे हैं कि घर भी कोई एक सेफ प्लेस नहीं है। फैमिली जो है, हो सकता है एक एक्सप्लॉइटिंग एजेंसी हो उसकी लाइफ में। पब्लिक स्पेसेस, हमारे मार्केट्स, हमारे सिनेमा हॉल्स, हमारी शॉपिंग मॉल्स, कहीं भी चले जाइए, क्या वो सेफ़ हैं? मुझे याद है, मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, डीटीसी बसेस का अभी तक हॉरर याद है कि किस तरह से डीटीसी बसेस में हम ट्रैवल करते थे और कैसे हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ता था कि कोई भी तरह का फिज़िकल या विजुअल जो मैसेजिंग थी बहुत नेगेटिव होती थी, और कैसे हम लोग उसको क्लियर करते थे। एंड नाउ वी टॉक अबाउट द वर्क प्लेसेस, क्योंकि इसी बच्चियों को हमें आगे लेके जाना है। जब बच्चियाँ वर्क प्लेस को ज्वाइन करती हैं तो उनके डिफरेंट रोल्स होते हैं। वे अप्रेंटिस भी हो सकती हैं, फुल टाइम भी हो सकती हैं, पार्ट टाइम भी हो सकती हैं। ये बच्ची जो हॉस्पिटल में आई थी, ये प्रोबेशन पे थी, 3 महीने का इसका प्रोबेशन था, और इसलिए वो डरी भी हुई थी कि मैं बड़ी बार तो उसने कहा, मैंने सोचा मैं कंप्लेंट करूं भी कि ना करूं, क्योंकि एक दिन मैं भूल गई बताना, ये बच्ची जा रही थी तो वही आदमी जो इसको पर्टिकुलरली टारगेट करता था वो इसके पीछे पीछे आया और उसने बाइक पे बोला, क्या मैं आपको छोड़ दूं? एक बार हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, इसने किसी को नहीं बताया।
बहुत मुश्किल से जब हमने उनसे पूछा कि बात क्या है, तब उन्होंने ये बात बताई, जिसको रिस्पोंडेंट ने बिल्कुल मना कर दिया ऑफ कोर्स। और हमारे पास कोई सबूत नहीं था, कोई विटनेस नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने किसी दोस्त को भी नहीं बताया था, और वो उसी पूरे चुंगल में फंसी हुई थी, लेकिन चाहती थी कि किसी तरह से उसको निजात मिले उस चीज़ से, जस्टिस मिले उस चीज़ से। ऑब्वियसली अगर वर्क प्लेसेस सेफ हैं तो हमारा ही फ़ायदा है, हमारा क्या, हमारे नेशन का फ़ायदा है, क्योंकि वह हमारा फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट, कितनी लड़कियां हैं जो आज पढ़ाई करके भी, फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करके भी काम नहीं करती हैं। और यस, ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो घर बैठती हैं वो काम नहीं करती, पर उनका मोनेटाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए कहा जाता है कि वो तो काम नहीं करती। सिर्फ जो फैक्ट्री जाती है या कंसल्टेंसी करती है या किसी तरह का एक इकोनॉमिक पैसा उसके बैंक अकाउंट में आता है, सिर्फ वो ही काम करती है। ये तो मिथ ही है, पर हम यहाँ पर फॉर्मली एजुकेशन और वर्कफोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तीनों चीज़ें हमारी फ़ायदे में रहती हैं। फ़ायदा सबका है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एजेंसी का और एक इंडिविजुअल का ही फ़ायदा है। अब यहाँ पर ऐसे जब हमें सब मुद्दे मालूम है तो हम करें क्या? अभी पिछले सेशन में भी बोला गया कि हम उसको जॉब के लिए प्रिपेयर करें, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी प्रिपेयर करें। हम छोटी छोटी लड़कियां हैं 19-20 साल की, जिनके साथ हम काम करते हैं, माइग्रेंट गर्ल्स जो यूपी के इंटीरियर एरिया से आती हैं और गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में काम करती हैं। तो उनको हम तैयार करते हैं कि भाई जॉब्स नहीं मिलेंगी तुम्हें, हो सकता है इंडस्ट्री में, तो तुम क्या करो, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाओ। स्टिचिंग सीखते हो तो लोगों के लिए स्टिचिंग करो, उससे क्या होगा कि आपकी एक अर्निंग आएगी, फैमिली के लिए आप कमा सकते हैं, अपने लिए कमा सकते हैं। पर उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? प्रोफेशनल स्किल्स। क्या हम अपनी बच्चियों को प्रोफेशनल स्किल्स के लिए प्रिपेयर करते हैं? क्या हम उनको बताते हैं कि वर्क प्लेस में एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, ये एक स्ट्रक्चरल स्पेस है, स्ट्रक्चर जो 9 से 5 आप जहाँ पर 8 से 9 घंटे बैठते हैं दिन में, किस तरह का प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ होती हैं, किस तरह की पर्सनल बाउंड्रीज़ होती हैं जो आपको खुद डिफेंड करनी पड़ती हैं। इन चीज़ों के लिए हम कभी बच्चियों को प्रिपेयर करते ही नहीं हैं। हमारा ध्यान हमेशा वहीं तक रहता है, प्रोटेक्शन पे। हम कभी इन बच्चियों को आज हम प्रिपेयर कर दें, हमारे स्कूल से ही ये एजुकेशन शुरू हो कि तुम्हारी लाइफ यहीं पे ख़त्म नहीं है 18 साल तक, 18 साल के बाद भी तुम्हारी लाइफ है और वो एक कंटिन्यूटी में चलनी है, राइट? तो हो सकता है हम उनको प्रोफेशनल स्किल्स दें, लाइफ स्किल्स दें, और जैसे मैम ने बोला फाइनेंशियल स्किल्स दें, ताकि यही बच्चियाँ अपने अपने डिसीजन मेकिंग कर सकें। जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो बहुत सी महिलाओं ने हमें एक बात ज़रूर बोली, मैम इकोनॉमिक फ्रीडम तो हमें आ गई क्योंकि हम कमाती हैं, हमारे पास जॉब है, लेकिन हमारे पास अभी सोशल फ्रीडम नहीं आई, क्योंकि हमें नहीं पता जब हमारी सैलरी हमारे बैंक में आती है तो उसको हस्बैंड डील करता है उस अकाउंट को कि नहीं करता, जॉइंट अकाउंट का हमें कुछ पता नहीं होता। सो दैट काइंड ऑफ चेंज इज़ व्हाट वी नीड टू हैव। कॉन्फिडेंस, गाइडेंस, नेविगेशन कि है क्या, करियर क्या होता है। एक जॉब इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक करियर मेकिंग, कि तुमको आज इस पहला सीढ़ी पे लिया है, दूसरी सीढ़ी पे कैसे चढ़ना है, तीसरी सीढ़ी पे कैसे करना है, तुम्हें अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना है। क्लैरिटी, स्ट्रक्चर, थैंक यू। क्लैरिटी, स्ट्रक्चर कि मैं अगर जॉब करती हूँ, मुझे नहीं पता नौकरी क्या होती है, मुझे नहीं पता वर्क प्लेस एटिकेट्स क्या है, मेरा परफेक्ट रोल क्या है। ये सारी प्रिपरेशंस हमको धीरे धीरे बच्चियों को, वो बच्चियाँ हमारे पास जो बच्चियाँ आती हैं वो 16 साल की उम्र में ही 10वीं के बाद स्कूल नहीं करती हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो कुछ इनकम फैमिली के लिए कमाएं। तो वो ओपन स्कूल में रजिस्टर हो जाते हैं, पर साथ साथ वो, क्योंकि फॉर्मल और दूसरी जो फैक्ट्रीज है उनमें तो जॉब मिलेगी नहीं 18 साल से नीचे, तो छोटी मोटी जॉब करके इस तरह का वो अपना आप को बिल्डअप करती हैं ताकि 18 साल के बाद प्रॉपर जॉब ले सकें। सपोर्टिव इकोसिस्टम, जिसको हम सिस्टमिक चेंजेस, क्या सिस्टमिक चेंजेस लाएं, क्या पॉलिसीज़ लाएं, क्या फ्लेक्सिबिलिटी हो हमारी पॉलिसी में, टाइमिंग्स को लेकर या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके या उनके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल को लेके, दोज नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगेन हमारे जो वर्क प्लेसेस हैं वो सेफ़ हों। हम सब चाहते हैं कि महिलाएं, पुरुष और इवन द ट्रांसजेंडर, द थर्ड जेंडर, दे ऑल हैव टू वर्क टुगेदर
to make our workplaces inclusive and safe. अगर ये सेफ्टी हमारे वर्क प्लेसेस पे मिलेगी तो अपने आप ही हमारी फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट कहीं की कहीं बढ़ जाएगी. अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं बात करूँगी इस एक्ट की, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, जिसमें 3 चीज़ें दी गई. 2013 में बताया गया. कल प्रोफेसर सर ने बहुत अच्छे से भावरी देवी की स्टोरी सुनाई कि किस तरह से उस स्टोरी ने पूरे देश को हिला दिया था कि एक महिला, गांव क्या था उसका वर्क प्लेस, पर वो महिला अपने वर्क प्लेस पे निर्भीक होकर काम नहीं कर सकी, उसको अपनी ड्यूटी करने से रोका गया. और तभी 2013 में ये एक्ट आया जिसमें 3 चीज़ें थी. एक तो था प्रिवेंशन, दूसरा था प्रोहिबिशन और रिड्रेसल, कि पॉलिसी भी है हमारी कि 0% टॉलरेंस टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन के पूरे ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, सेंसिटाइजेशन, एंड थर्ड रिड्रेसल. जो आईसी बनती है 10 से ज़्यादा अगर किसी वर्क प्लेस में लोग हो जाएं, वो किस लिए बनती है? वो एक रिड्रेसल मैकेनिज्म है, राइट. और 2 चीज़ें इसमें थी इस एक्ट में. एक तो जो एक आज अगर मैं काम करने जाती हूँ तो एक सेफ वर्क प्लेस इज़ माई लीगल राइट. ये मेरे को चैरिटी में मिली हुई चीज़ नहीं है, ये एक लीगल राइट है. नंबर 2, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस इज़ अ लीगल इशू. गॉन आर द डेज जब बोलते थे लड़के नहीं मजाक करेंगे तो कौन करेगा. नहीं, ये एक लीगल वायलेशन है मेरे राइट की अगर मेरे साथ किसी भी तरह का कोई हैरेसमेंट होता है. जस्ट टेक नेक्स्ट 2 minutes. नाउ यू विल से सेक्सुअल हैरेसमेंट होती क्या है. स्पष्ट बड़े क्लियर वर्ड्स में मैं कहूँगी, समथिंग लाइक वेलकम अनवेलकम. आज मेरे कुलीग ने या मेरे साथ ऑफिस में जहाँ मैं काम करती हूँ मेरे साथ एक ह्यूमिलेटिंग लैंग्वेज में बात की, उस लैंग्वेज में बात की जो मुझे कहीं ना कहीं चुभ गई, क्योंकि मैं एक महिला हूँ. मुझे लगा गया कि मेरे को टारगेट किया गया मेरे जेंडर की वजह से, मेरे इस सोच से कि मैं एक महिला हूँ और मैं अनकंफर्टेबल फील किया. तो वो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन में आता है. इसके बहुत से टाइप्स होते हैं, फिजिकल, विजुअल, वर्बल, राइट. हॉस्टाइल इन्वायरमेंट बनाना, या आप मेरे लिए मेरी बात मानिए, मैं आपके लिए अच्छा काम करूँगा वर्क प्लेस में. तो बहुत सी ऐसी चीज़ें इसमें आती हैं. सो व्हाट वी नीड टू डू, जेंडर सेंसिटाइज्ड. हमारी जेंडर ऑडिट हम वर्क प्लेस में करते हैं कि कितनी महिलाएं काम करती हैं. कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जहां हम जाते हैं जहां पे सिर्फ 2 महिलाएं काम कर रही होती हैं और 200 पुरुष काम कर रहे होते हैं. तो वहां जेंडर ऑडिट ज़रूरी होता है कि क्यों महिलाओं को इंडक्ट नहीं किया जा रहा, क्या पॉलिसी है इसकी. हमारी बाउंड्रीज जिसके बारे में मैंने बात की. एंड द लास्ट, इस एक्ट के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है एम्प्लॉयर. सारी जिम्मेदारी एम्प्लॉयर को दी गई, लेकिन सिर्फ एम्प्लॉयर को देने से नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में जिस तरह से रिड्रेसल मैकेनिज़म्स चलते हैं आप देख रहे हैं बहुत से गैप्स हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं. तो आपको अगर हम ये समझें कि आईसी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरह काम करती है तो ऐसा नहीं है. आईसी के ऊपर बहुत से प्रेशर्स होते हैं, एम्प्लॉयर से लेके इवन पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं. और आईसी को कभी भी अभी तक, जितने मैं अबाउट 40 वर्क प्लेसेस के साथ एसोसिएटेड हूँ और 5,000 से ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंग कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहीं अभी तक नहीं देखा जहाँ पे कंप्लीट जस्टिस, जिस तरह से गाइडलाइंस दी गई हैं, प्रोसेसेस दिए गए हैं, उस तरह से दिया जाए. कोशिश पूरी होती है, पूरी कोशिश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको इंडिपेंडेंट नहीं दिया जाता. एक सबसे बड़ा ये इशू है. सो थैंक यू वेरी मच. हम लोग कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो आई थिंक इस पिक्चर से ज़्यादा कन्वर्जेंस की बात कोई कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया कि सब कैसे मिल के एज ए कलेक्टिव किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें. सॉरी, मैंने इसको बहुत एक जनरल सा सेशन बनाने की कोशिश की पूरी. बहुत से इसमें टेक्निकल इश्यूज भी हैं जो हो सकता है ड्यूरिंग डिस्कशंस वी मे टॉक अबाउट. थैंक यू वेरी मच. Thank you, ma'am. Now I request Ms. Shubham Thakral, Senior Scientific Officer, School of Behavioral Forensics, NFSU, Gandhinagar, for her presentation on women's health and well-being. And ma'am, again, my humble request is please within allotted time, ma'am. Yes, sir. Thank you so much. Honorable Justice Shri Amit Seth, sir.
honorable judges in the audience, esteemed panel members and experts, everybody in the audience. बहुत संक्षेप में, क्योंकि कल डॉक्टर शुभदा तिवारी ने ऑलरेडी मेडिकल इश्यूज़, हार्मोनल इश्यूज़ डिस्कस किए हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स में ना जाते हुए आम पब्लिक के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। 2 बातें हैं। पहली बात ये समझते हैं कि मूड स्विंग होता क्या है। आराम से एकदम पीछे बैठ जाइए और फ़ोन नीचे रख दीजिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ एक एक्टिविटी करें क्विकली, ठीक है। इमेजिन करिए आप यहाँ बैठे हैं अभी और मैं ऐसा बिलीव करना चाहूँगी कि आप कंप्लीटली हमें सुन रहे थे। अब इमेजिन करिए कि सुनते सुनते आपके मन में एक विचार आया। वो विचार ये है कि मेरी बेटी है, उसकी अगले सेमेस्टर की फ़ीस जानी है, वो फ़ीस मैं कैसे अरेंज कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास इतने फ़ंड्स नहीं हैं। आप पिता हैं या माता हैं उस बात से मुझे इस समय फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं ये चाहती हूँ कि ये चिंता आपके मन में एकदम से आ जाए। ये चिंता जो है, आप सब हुक समझते हैं, हुक क्या होता है, हुक आप पहचानते हैं। ये चिंता आपके गले में एक हुक बन के आती है। यहाँ आप बैठे हुए हैं, फिज़िकली मेरे साथ हैं, बट ये भाव, ये चिंता आपको यहाँ से उठा के कहीं और ले जाती है। उस चिंता की वजह से आप 2 तरह के विचारों में फंस जाते हैं। अभी बहुत टाइम है, मैं बेटी की फ़ीस अरेंज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और वो जो दूसरी साइड पे खड़ा हुआ विचार है वो ये है, बहुत कम टाइम है, कैसे होगा। इन दोनों के बीच में जब आप झूलते रहते हैं तो विचारों के साथ साथ आप कुछ इमोशंस भी फील करते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगी, तो फेलियर से जुड़े हुए जितने भी इमोशंस हैं एज अ पेरेंट आप फील करते हैं, एज एन एडल्ट आप फील करते हैं। और जब आप सोचते हैं कि आप कर पाएंगे तो करने की एंग्जाइटी और स्ट्रेस को आप एक्सपीरियंस करते हैं कि कर तो पाऊँगा या कर तो पाऊँगी, पर किस कीमत पे कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो इन दोनों थॉट्स के साथ साथ चलने वाले इमोशंस जब सडन, अनकंट्रोल्ड, अनएक्सप्लेन्ड तरीके से आपकी ज़िंदगी में हावी हो जाते हैं, जो कि अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस से जुड़े हुए होते हैं, इनको हम आम भाषा में मूड स्विंग्स कह सकते हैं। मूड स्विंग्स डैमेज कब करते हैं? मूड स्विंग्स डैमेज तब करते हैं जब वो कंटिन्यूसली आपके बिहेवियर का पार्ट बन जाएं, या वो फ्लक्चुएटिंग तरीके से आपके बिहेवियर का पार्ट बन जाएं, या वो एपिसोड्स में आएँ और जाएं। साइकोलॉजिस्ट 3 तरह से मूड को इवैल्यूएट करते हैं। क्या आप कंटिन्यूसली परेशान हैं उस मूड से, जो मूड आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत आपके लिए ओवरवेलमिंग है, अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सप्लेन्ड है और सडन है। और साइकोलॉजिस्ट ये देखते हैं क्या वो फ्लक्चुएटिंग है। कभी कभी आप एलिवेटेड स्टैंड पे जा रहे हैं, कभी कभी आप डिप्रेसिव स्टैंड पे जा रहे हैं, कभी आप एक होमोस्टैसिस यानी कि एक इक्वल या एक काम अवस्था में रह रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के हम लोग इवैल्यूएट करते हैं जनरली जब हमारे पास कोई आता है कि मूड कैसा है इंसान का। अब मूड इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर मूड नहीं होगा तो आप अपने बच्चे से भी बात नहीं करेंगे, आप कनेक्टेड नहीं फील करेंगे। अगर मूड नहीं होगा तो शायद आप उठ के खाना बनाने की इच्छा ना रखें। अगर मूड नहीं होगा तो जो आप रोज़ इवनिंग वॉक करते हैं या जो आप रोज़ अपनी बहन या भाई को कॉल करके बात करते हैं शायद आप ना करें। तो मूड एक तरीके से सोशल विड्रॉल का एजेंट बनता है। मूड एक तरीके से और मेंटल डिसऑर्डर्स का भी एजेंट बनता है। और 2 बातें हैं इसमें। एक तो अगर ये सलंग चलता जा रहा है, लंबे अरसे तक चलता जा रहा है, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि एक एक्सपर्ट को दिखाएं। कौन सा एक्सपर्ट? या तो कोई जनरल फिजिशियन, या कोई गायनेकोलॉजिस्ट, या कोई एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, क्योंकि यही 3 स्पेशलिटीज़ हैं जो ईजिली अवेलेबल होती हैं और इन एरियाज़ को अच्छे से समझ सकती हैं बायोलॉजिकली, मेटाबॉलिकली। क्योंकि एक आपको पता है B12 करके एक होता है, विटामिन होता है। बहुत केसेस में महिलाओं में B12 की कमी की वजह से मूड के स्विंग्स होते हैं। अब उसमें आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको क्या ही हेल्प कर पाऊँगी। तो बेहतर है कि एक एक्सपर्ट को दिखाएं। अगर सिचुएशन ऐसी है जो आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है,
बहुत फ्रीक्वेंट एपिसोड्स में आ रही है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, या आप कंटिन्यूअसली दिनों तक उससे परेशान रह रहे हैं, ये कुछ साइंस ऑन सिम्टम्स हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पुरुषों के लिए इसलिए बता रही हूँ कि अपने आसपास की आपकी जितनी भी महिलाएं हैं उनकी नेचर पे, उनके बिहेवियर पे आप ध्यान दें। मूड स्विंग होता कैसा है? इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन जिसको हम बोलते हैं, गुस्सा, बात ना करने की इच्छा होना, रोना बहुत ज़्यादा, अपने आप को विड्रॉ कर लेना, जो हम कह सकते हैं उससे कम शब्दों में अपने आप को एक्सप्लेन करना, ये समझ लेना कि बाकी के शब्द सामने वाला अपने आप 2+2 4 कर ले। तो कुछ कॉमन ये सब लक्षण हैं। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट, और डाइट का लिंक डॉक्टर से भी है। बहुत बार ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे हिसाब से मैं अच्छी डाइट ले रही हूँ, बट उस डाइट में क्या मेरा थायराइड बैलेंस हो रहा है, क्या उस डाइट में मेरा B12 बैलेंस हो रहा है, क्या मेरा आयरन बैलेंस हो रहा है, ये क्वेश्चंस हैं। जनरल पब्लिक ये नहीं समझती है कि इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो विटामिन्स की क्या इंपॉर्टेंस है बॉडी के मूड को रेगुलेट करने की। सिंपल तरीके से अगर आपको बताऊं, ये जो मिनरल्स होते हैं जो आपको डॉक्टर मल्टीविटामिन के फॉर्म में खिलाते हैं, ये मिनरल्स बेसिकली ऊपर जाके आपके न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन बनते हैं। तो ये फाउंडिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे एक इमारत को खड़ा करने के लिए ईंटों की, सीमेंट की ज़रूरत होती है, आपके शरीर में हार्मोन को बनाने के लिए या न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने के लिए इन माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फॉलिक एसिड, इन सब की ज़रूरत होती है। B12, B कॉम्प्लेक्स पूरा, D, विटामिन A, विटामिन K। सो इस चीज़ को अपने हाथ में हर तरह से लेना हो सकता है आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो। इसीलिए फर्स्ट प्रोफेशनल रिकमेंडेशन दैट आई वांट टू गिव इज सीक मेडिकल एडवाइस इफ इट इज़ टू मच, टू ओवरवेलमिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज in the case of depression, in the case of anxiety, in the case of PCOD related mood dysregulation or general dysregulation which we see around menopause, all these things need medical intervention. Second thing, once you take care of your nutrition and your diet, the third most important thing is your sleep. आप कितना सो रहे हैं, आप कितना नींद से आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कितने दिन तक आपको लगता है कि आप चल सकते हैं कम नींद के साथ। आप सब ने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब एग्ज़ाम आए होंगे तो तब नींद कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो जिस चीज़ की वैल्यू आप सबसे कम रख रहे हैं, मेरा आपसे बिल्कुल एक प्रोफेशनली एक अनुरोध है कि आपके लिए जो सही है, जो आपको रिजुविनेटेड फील कराती है, वो 4 घंटे भी हो सकता है, आपके हिसाब से वो 6 घंटे भी हो सकता है, वो 8 घंटे भी हो सकता है। उस मिनिमम स्टैंडर्ड को अपने पर्सनल हिसाब से आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, एटलीस्ट 4 to 5 days ऑफ द वीक ना करें। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली स्लीप डिप्राइव्ड होंगे तो वो आपके जो ब्रेन के काम करने की क्षमता है, जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, डे टू डे किसी के साथ डील करने की एबिलिटी, सोशलाइज करने की एबिलिटी, लॉजिकली किसी बात को सोचने की एबिलिटी। चिड़चिड़ापन क्यों आता है? अगर मुझे किसी ने, मान लीजिए मैम ने मुझे कुछ बोला और अगर मैं स्लीप से कॉम्प्रोमाइज्ड हूँ तो उनकी सीधी सहज कहीं भी बात भी हो सकता है मुझे ना पसंद आए और मेरा जो रिएक्शन है वो एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो, अरे मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। सो इस तरीके का जब भी आप अपने आप को इस तरीके की किसी भी सिचुएशन में पाते हैं जहाँ पे आप हुक्ड फील करते हैं और वो हुक आपको आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से उठा के कहीं और ले जाके एक ऐसे इनविजिबल झूले पे बिठा रहा है जहाँ पे आप कर सकते हैं, कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे के बीच में झूल रहे हैं, वहाँ से अपने आप को निकालने के जो प्रिकॉशनरी तरीके हैं वो है सेल्फ केयर, डाइट, न्यूट्रिशन, स्लीप। सेल्फ केयर हम कैसे कर सकते हैं? हम सब ये बोलते हैं कि हमारे पास दिन में टाइम नहीं होता है, हम बहुत बिजी हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू डू द थिंग्स दैट वी लाइक, बट द फर्स्ट recommendation is do the thing that you like. That could be journaling, अगर आपको लिखना अपने दिन के बारे में पसंद है तो आप लिखिए. That could be listening to music. That could be talking to a friend or a family member. That could be sports. कल स्पोर्ट्स की बात हो रही थी सर, उसका सिर्फ एक ही एंगल लिया गया कि हम स्पोर्ट्स से बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं. एज अ साइकोलॉजिस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर हम 4 से 5 साल की उम्र से एक बच्चे को, कोई भी हो, इररेलेवेंट है, लड़का है, लड़की है, 4 से 5 साल की उम्र से लेकर कम से कम 17-18 साल तक की उम्र तक अगर बच्चे को एक्टिवली किसी भी स्पोर्ट में हम डालते हैं, हम उसके ऊपर सबसे बड़ा उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर एहसान कर रहे हैं.
सबसे 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 बड़ा, आप अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे अपने बच्चे के लिए, किसी एक स्पोर्ट में उसको ज़रूर डालिए। स्पोर्ट्स से वो टीम वर्क सीखेगा, वो अपना टर्न का वेट करना सीखेगा, वो स्ट्रैटेजी बनाना सीखेगा, वो फेलियर सीखेगा, वो ये सीखेगा कि फेलियर के बाद लड़ाई करनी है या फेलियर के बाद एक्सेप्ट करना है, फेलियर के बाद सक्सेस की स्ट्रैटेजी सीखेगा। सो फॉर चिल्ड्रन especially and for young adults, those who do not have any medical conditions, अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो एक्टिव स्पोर्ट्स नहीं, उन केसेस के अंदर स्पोर्ट्स इज़ अ रियली गुड बफर, रियली गुड बफर फॉर इवन मेंटल डेवलपमेंट, नॉट ओनली फिजिकल। फिजिकली तो आप स्ट्रांग रहेंगे, इम्यूनिटी तो आपकी बढ़िया रहेगी, बट मेंटली भी आपको, क्योंकि ये सारे एरियाज काम कर रहे हैं। एक अगर मुझे एक फुटबॉल टीम में रहना है तो मुझे अपने बाकी के लोगों के साथ भी बना के चलनी है, मेरी एक पोजीशनिंग होगी उस टीम में, उस पोजीशनिंग तक जब तक बॉल नहीं आती है मुझे वेट करना है, वेट करने के लिए मुझे सबके साथ कोऑर्डिनेट करना है। ये सब कॉग्निटिव टास्क हैं, ये सब आंखों से और ब्रेन से प्रोसेस हो रही हैं। सो दैट इज़ वाई आई फील दैट फिजिकल एक्सरसाइज फॉर अडल्ट्स एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मैनेज मूड। डिसरेगुलेटेड मूड को चैनलाइज करने के लिए बहुत सारे लिटरेचर मेडिटेटिव एक्सरसाइजेस बोलता है, जो सेल्फ केयर के पार्ट में ही आता है। मेरी कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस रही हैं मेरे ओपीडी से कि सब लोग, जस्ट वन मोर एक्सरसाइज एंड देन आई विल एंड, सब लोग नहीं कर पाते हैं मेडिटेशन, बट सब लोग ब्रीदिंग तो कर सकते हैं। हम ब्रीदिंग तो करते हैं ना। जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो सबसे पहला लिंक टूटता है हमारा और हमारी सांस का। ओवर थिंकिंग करते हुए आपको याद होता है आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, प्रॉपरली ब्रीथ कर रहे हो या नहीं? ओवर थिंकिंग करने वाले टाइम के ऊपर आर यू माइंडफुल दैट एम आई ब्रीदिंग प्रॉपरली और नॉट, एम आई रिलैक्स्ड और नॉट? नो, ओवर थिंकिंग लीड्स टू समटाइम्स मूड स्विंग्स। सो bring the attention back to your breath. That is the source of life which is directly going inside. How we can do that in a very busy day, and I would recommend that to our honorable judges also. In a very busy day, the simplest exercise or the simplest self-care that we do in between cases, in between meeting children, in between meetings, is a 4-minute breathing exercise. So if everybody is willing to do that, I can demonstrate that. Not in 4 minutes, we'll do a 30 second wala thing, so that will come down to the half. दो ही इंस्ट्रक्शंस हैं, ब्रीद करना है और ब्रीद इन करना है और ब्रीद आउट करना है, और इन दोनों के बीच में गैप देना है, पॉज देना है। वो पॉज ही आपको हेल्प करता है रीअलाइन करने के लिए। इसको हम कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। तो सिंपल इंस्ट्रक्शन ये है, आप सभी लोग आराम से बैठ जाइए और फ़ोन नीचे रख दीजिए। अपना हाथ या तो आप साइड में रख सकते हैं सपोर्ट पे, या अपनी थाइस पे रख सकते हैं। और इसमें आपने करना ये है, जब मैं आपको बोलूँगी ब्रीद इन, तो स्लोली आपने 1 मिनट लेकर डीप ब्रीदिंग करनी है। फिर मैं आपको बोलूँगी होल्ड, तो आप जितने समय तक होल्ड कर सकते हैं उसको आपने होल्ड करके रखना है। फिर मैं आपको बोलूँगी ब्रीद आउट, आप जितना स्लोली ब्रीद आउट कर सकते हैं उसको स्लोली करना है, एंड देन होल्ड। सो ब्रीद इन, होल्ड, breathe out, hold. This is the box breathing. This will not take more than 4 minutes of your time, and I am sure you must have 4 minutes of self-care time in a day. You must. If you don't, then you must. So we'll begin. Please breathe in. Slowly, just slowly breathe in. Hold that breath. अपनी सांस को रोक के रखिए। धीरे से उसे रिलीज करना स्टार्ट कीजिए। ब्रीद आउट वेरी जेंटली एंड स्लोली, एंड नाउ होल्ड।
ऑलराइट, सो इतना सा ही समय लगता है पॉज देने के लिए। और पॉज ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली झूले पे झूलना, ट्रेडमिल पे भागने के समान है। आप भाग तो रहे हैं पर आप पहुंचेंगे कहीं नहीं। तो अगर आप अपने मूड को रेगुलेट करना चाहते हैं तो अच्छी डाइट लीजिए, समय से सोइए, कोई एक फिज़िकल एक्टिविटी आपकी लाइफ में होनी चाहिए, और जो आपको पसंद है वो सब सेल्फ केयर की एक्टिविटीज़ इन सिस्टमैटिक वे, इन अ रूटीन आप अपनी लाइफ में डालिए। अगर 7 दिन नहीं कर सकते हैं, हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दिन आप करें। रूटीन में सेल्फ केयर को लाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am. Now I request Shri Anirudh Jain, Deputy Secretary, MP Salsa, for his presentation on support system for women and girls. Judges of High Court, esteemed panelists, respected participants. At the outset, let me assure the House that I will be trying to remain as crisp as I can and will finish the session in the time that has been allotted to me. In the next 5 to 7 minutes, we'll talk about the role of legal services institutions in ensuring victim compensation, legal aid, and prevention of child marriages through ASHA units. Well, I would like to begin with what Justice Krishna Iyer once said. He said, criminal law in India is more concerned with the offender and his rights and hardly pays any attention to the plight of victim. The state must repair the damage done to the victim by ensuring just compensation. इंडिया में हम एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस को फॉलो करते हैं, जहां एक तरफ स्टेट होता है और दूसरी तरफ अक्यूज्ड होता है। विक्टिम के लिए वहां पर कोई स्थान होता नहीं है। विक्टिम केवल प्रोसिक्यूशन के एक विटनेस की तरह देखा जाता है। लेकिन जूरिस्प्रूडेंस में हमने थोड़ा बदलाव किया, सीआरपीसी में अमेंडमेंट किया, विक्टिम की डेफिनेशन बताई, लेकिन अभी तक हम उसको उतने अच्छे से लागू नहीं कर पाए। बीएनएसएस में भी हम डेफिनेशन लेकर आए हैं विक्टिम की, विक्टिम कॉम्पनसेशन के बारे में, लेकिन एक जो विक्टिम को हमने जो एक राइट देना चाहिए वो अभी तक हम दे नहीं पाए हैं। तो जस्टिस कृष्णा हियर रिमाइंड्स अस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ विक्टिम. So for those who are not aware of the statutory provisions, I just briefly I would like to tell that section 557(1) and 557(3) of CRPC, ये वो प्रोविजन है जहाँ अक्यूज़ को कहा जाता है कि वो कॉम्पनसेशन पे करे विक्टिम को, और ये 457A जो है ये स्टेट की ड्यूटी बताइए. दिस केम आफ्टर दी जजमेंट, जो मैंने कोट किया जस्टिस कृष्णा अय्यर का ही जजमेंट है कि उन्होंने कहा कि स्टेट की भी ड्यूटी है विक्टिम कॉम्पनसेशन अश्योर करने की. तो रुदल शाह वाला जजमेंट जो लीगल फ्रेटर्निटी से हैं उनने सब ने पढ़ा होगा. पॉक्सो एक्ट और रूल्स की अगर हम बात करें तो वी हैव सेक्शन 33(8) जहां स्पेशल कोर्ट्स को पावर दी गई है कि वो क्वांटम को डिसाइड करें. 3 तरीके से पॉक्सो एक्ट में कॉम्पनसेशन की बात कही गई. अभी वी हैड अ वेरी फ्लेम्बायंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एज आर रिसोर्स पर्सन हियर. उन्होंने भी विक्टिम कॉम्पनसेशन की बात कही कि विक्टिम कॉम्पनसेशन के बारे में क्या लोगों को मालूम नहीं है. 3 तरीके से विक्टिम कॉम्पनसेशन पॉक्सो एक्ट में हम दे सकते हैं. एक तो स्पेशल रिलीफ जो स्टेट गवर्नमेंट बाउंड है 7 दिन में देने के लिए. फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, जो विक्टिम है उसको फूड, शेल्टर और क्लोथिंग की अगर आवश्यकता है तो उसके लिए. सेकेंडली देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर विक्टिम कॉम्पनसेशन इन इंटरिम विक्टिम कॉम्पनसेशन. तो 30 दिन के अंदर हमको उसका डिसबर्सल करना होता है. ये सेक्शन 33(8) रेड विथ रूल 9. और तीसरी जो बात है वो फाइनल आउटकम पे जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है. तो इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का जो रोल है, विक्टिम आया, विक्टिम को हमारे पास लाया गया, वी फैसिलिटेट द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बिफोर द स्पेशल कोर्ट. उसको कॉम्पनसेशन हम दिलाते हैं. हम स्पेशल कोर्ट और CWC से कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर बाद में जो उसकी रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है उसके लिए हम आवश्यक मेजर लेते हैं. नाउ आई हैव सम स्टैटिस्टिक्स. आई requested all our DLSAs to share some statistics with us, and these statistics I must say are very alarming and astonishing at the same time. ये जनवरी 2024 से जुलाई 2025 के हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है. इसमें 1200 समवॉट केसेस हमारे पास ऐसे थे जिसमें गर्ल चाइल्ड विक्टिम थी और हमारे पास कॉम्पनसेशन की एप्लीकेशन आई. जो टोटल कॉम्पनसेशन अमाउंट अवार्ड हुआ वो 12 करोड़ के लगभग हुआ.
इंटरिम कॉम्पनसेशन जो हुआ वो 33 लाख के लगभग हुआ, और टोटल अमाउंट जो अभी तक आज दिनांक तक अनडिसबर्स्ड है वो 7 करोड़ रुपए है। जबकि लॉ का मैंडेट क्या है? स्पेशल रिलीफ टू बी पेड विद इन 1 वीक एंड कॉम्पनसेशन टू बी पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद इन 30 days. So unfortunately and with utmost humility at my command, I would say that due to paucity of funds, due to lack of funds, we are not able to fulfill this mandate. होता क्या है, वी हैव इन मध्य प्रदेश, स्पेशली टॉकिंग अबाउट मध्य प्रदेश, हमारे पास एक ग्लोबल फंड होता है जिसमें ग्लोबल फंड में पैसा डाल दिया जाता है और वो डालसास के अकाउंट में शो करने लगता है, और ये अमाउंट 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता एक क्वार्टर में। तो यू कैन इमेजिन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू डिसबर्स दी 7 करोड़ रुपीज़। ये तो सिर्फ गर्ल चाइल्ड के संबंध में, द अमाउंट इज़ इन millions and trillions when we talk that remains to be disbursed is in millions and trillions जब हम victim compensation की overall बात करें। तो इससे क्या होता है कि डालसास के डिस्पोजल पर वो अमाउंट दे दिया जाता है, और जो इम्पॉर्टेंट केसेस होते हैं जैसे रेप, एसिड अटैक, उसमें हम उस अमाउंट को दे नहीं पाते हैं, और जिसमें ज़रूरत थोड़ा सा लेट भी दिया जा सकता है जैसे नॉर्मल मारपीट के मामले, उसमें वो अमाउंट दे दिया जाता है। सो वी हैव स्टडीड 3 मॉडल्स, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात, ये हमारे साथ जुड़े भी हैं और हमने इन 3 मॉडल्स को पढ़ा। सो आई फाउंड द महाराष्ट्र मॉडल दैट इज़ मनोन्याय टू बी द बेस्ट। वहाँ ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ईयरली असेसमेंट करके सालसा के डिस्पोजल पर पूरा अमाउंट दे देता है, और फिर सालसा अपने प्रायोरिटीज़ डिसाइड करके और उस अमाउंट को देता है। कहाँ प्रायोरिटी, अभी वी हैव सेक्रेटरी डालसा सिटिंग हियर हूँ वंस कॉल्ड मी कि अनिरुद्ध एसिड अटैक का एक मामला हो गया है यहीं जबलपुर में, तो अब पैसा तो है ही नहीं, कहाँ से दें। समवट वी वर नियरिंग टू द कंप्लीशन ऑफ दैट क्वार्टर, तो वी वर फॉर्चुनेट इनफ टू डिसबर्स दैट अमाउंट टू द गर्ल, बट अगर वो नहीं होता तो हम ये मैंडेट को कभी पूरा ही नहीं कर पाते। अब एक प्रॉब्लम और आती है, हु डिसाइड्स द जुरिसडिक्शनल डायलेमा इन विक्टिम कॉम्पनसेशन अंडर पॉक्सो के। तो अगेन विथ अटमोस्ट ह्यूमिलिटी एट कमांड, डालसास को ही काम दे दिया जाता है। स्पेशल कोर्ट्स के पास एप्लीकेशन आती है तो वो डालसा भेज देते हैं कि आप ये डिसाइड करिए इसका क्वांटम। तो मैं थोड़ा सा ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हाल ही में ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में साहिबाज नूर मोहम्मद के मामले में ये माननीय न्यायमूर्ति नागरत्ना मैडम का जजमेंट है। उन्होंने कहा कि कॉम्पनसेशन देना महिलाओं और बच्चियों के संबंधित मामले में ये मैंडेटरी है, स्पेशल कोर्ट्स को डिसाइड करना, और डालसा और सालसा की ये ड्यूटी होगी कि वो जल्दी से जल्दी उसका निष्पादन कराएं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू ड्रॉ काइंड अटेंशन ऑफ द हाउस टुवर्ड्स वन ऑफ द जजमेंट्स ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, ये ललिता सिद्धि वाला जजमेंट है। इसमें भी यही बात कही कि डालसा का रोल जो लिमिटेड है पॉक्सो केसेस में, वो ये है कि बस कॉम्पनसेशन अमाउंट जो है वो डिसबर्स करना है। हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है तो वी आर बाउंड बाय जुडिशल ऑर्डर्स। तो हमारे पास जो शक्तियाँ हैं वो नालसा की स्कीम के अंतर्गत है, वो बहुत लिमिटेड है। आपके पास जो स्पेशल कोर्ट्स के पास जो शक्तियाँ हैं वो असीमित शक्तियाँ हैं। आप बहुत सारी चीज़ों पॉक्सो रूल्स में लिखी हो, उसका असेसमेंट करते हुए आप उनको अनलिमिटेड कॉम्पनसेशन दे सकते हैं जितना कि उसको आवश्यकता हो। तो देयर इज़ अ नीड फॉर सेंसिटिविटी। अक्सर मैं सुनता हूँ कि एक्विटल हो गया, वो तो बच्ची जो है झूठ बोल गई और उसको ज़रूरत नहीं थी कॉम्पनसेशन की और कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है। तो एक्विटल फॉर दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ द नुआंसेस ऑफ लॉ, आई वुड टेल दैट एक्विटल हमेशा ज़रूरी ये नहीं है कि बच्ची अगर झूठ बोल जाए या वो हो जाए तभी एक्विटल होता है। इट इज़ द टचस्टोन ऑफ द बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट रिजल्ट्स इन एक्विटल और कन्विक्शन। अब लीगल एड की बात करें तो आई वुड बी जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू सम ऑफ द प्रोविजंस। ये सब हमको मालूम है, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आर्टिकल 39A 39F जो बच्चों के लिए हमको फ्रीडम और डिग्निटी इंश्योर करने की स्टेट की ड्यूटी है। देन वी हैव द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987, देन पॉक्सो JJ एक्ट के भी कुछ प्रोविजंस है जहाँ JJB CWCs और जो ऑब्जर्वेशंस होम, स्पेशल होम्स और प्लेस ऑफ सेफ्टी है, इनको लीगल एड बच्चों को दिलाने की बात कही है। हमारी एक नई स्कीम भी आई है, नालसा चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन स्कीम। इसमें भी हम विभिन्न विभागों के कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट से हम बच्चों को लीगल एड प्रोवाइड करते हैं और NGO से कोलैबोरेशन करते हैं। ये हमारा एक स्टैटिस्टिकल डेटा है कि बच्चों को हमने इतना
2296 केसेस में लीगल एड दिया अभी इसी साल अभी तक पिछले महीने तक, और 8098 केसेस में हमने बच्चों को लीगल एडवाइस दी. Then some of the best practices I would like to share. There are 293 panel lawyers that are impaneled with juvenile justice boards and 72 panel lawyers that are working with child welfare committees. हमने विमर्श में जो रिकमेंडेशंस आए थे उनका पालन करते हुए हमने 1434 पैरालीगल वॉलंटियर्स को हमने सपोर्ट पर्सन्स के रूप में ट्रेन किया है. 50 लीगल एड क्लिनिक्स है, और हर महीने हमारे डालसा सेक्रेटरी जो है वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में जाकर उनको चेक करते हैं. वहाँ पर कोई समस्या मिलती है तो उनको दूसरे विभागों के साथ टेकअप करते हैं. अभी हमने सोशल ऑडिट किया था इंस्टीट्यूशंस का, जो बच्चे जहाँ पे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए थे उसके. गैप्स और चैलेंजेस की एक ही मैं बात कहना चाहूँगा, इतना मैं वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम. तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुहास चकमा वाले मामले में कहा कि लीगल एड टू द पुअर शुड नॉट बी पुअर लीगल एड. इस समस्या से हम अभी बहुत ग्रसित हैं. वी डू नॉट हैव दैट कॉम्पिटेंट फोर्स ऑफ पैरालीगल वॉलंटियर्स, पैनल लॉयर्स जो इतने कॉम्पिटेंट हों. तो इसके लिए एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है, जहाँ हम उनको हर फेसेट पे, हर पहलू पर हम उनको ट्रेन कर पाएँ, और तभी शायद हम एक अच्छी फोर्स को हम डेवलप कर पाएंगे जो पुअर लीगल एड से एफिशिएंट लीगल एड हमारे जो बच्चों को और भी जो लोग हैं उनको दे पाएंगे. दिस इज़ वन ऑफ द न्यू SOPs दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ दैट नालसा हैज़ इशूड अपॉन द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट का चाइल्ड मैरिज पे ये कहना था कि पिनलाइजेशन जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि प्रिवेंशन ज़रूरी है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा, दे पुट अ केवियट दैट वी मस्ट नॉट बी मिसअंडरस्टूड टू डिस्करेज प्रोसिक्यूशन ऑफ दोज हु कमिट इलीगल एक्ट्स. द फोकस ऑन penalization reflects a harm-based approach which waits for harm to occur before taking any steps. So I would like to share that चाइल्ड मैरिजेस के मामले में हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट केवल 11% है, और 11% कन्विक्शन रेट से हम उतना डिटरेंट इफेक्ट तो कोई क्रिएट कर नहीं पा रहे हैं. तो आवश्यकता ये है कि प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन और रिहैबिलिटेशन हो. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये SOP लॉन्च की. आशा इसका जो फुल फॉर्म है अवेयरनेस, सपोर्ट, हेल्प एंड एक्शन. तो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो हर ज़िले में होते हैं, हमारे PD साहब, उनके चेयरमैनशिप में ये यूनिट बनी है, और इसका ये दायित्व होता है कि पहले तो पैरालीगल वॉलंटियर्स और हमारा जो फोर्स है, और दूसरे विभागों से एजुकेशन, चाइल्ड वेलफेयर, विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरे विभागों के समन्वय से इन चाइल्ड मैरिजेस को कैसे रोका जाए. रोकने के बाद वी कैन अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ अ गर्ल जिसकी चाइल्ड मैरिज हो नहीं पाई, और उसको समाज में मुंह दिखाना, मतलब हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर हर. तो उसका रिहैबिलिटेशन के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. तो मैं बताना चाहूँगा कि दिस ईयर ऑन अक्षय तृतीया वी कंडक्टेड कैंपेन, स्पेशल कैंपेन, whereby we were successfully able to prevent 67 child marriages around the state. So with that I would call this I would close this session with saying just one thing, that law has power, but law with compassion has a meaning, and we at SALSA are aimed at providing that compassion to the girl child and taking all necessary measures for protection of girl child and their rehabilitation. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you to all our panelists and Honorable Chair for those valuable insights and profound discourse. I seek permission of the Honorable Chair to end the session. Yes. I just want to say a few words for conclusion. Since we are already running short of time, the session has been deliberations have been very fruitful, and all the issues most of the issues have been flagged up which require intervention. So since I am being the member of the committee, I have noted down those, and we'll see what we can do. We'll proceed in the matter. The stakeholders are also there. I think they should have also been noted out what the issues were flagged. And I must say that the current session, which was the ongoing session, this was more of a session which was helpful for not only for the girls but for the males as well. So the what Madam has just said, and so far as
this financial literacy is concerned, so these are the issues which are common to girls as well as boys. The issue relating to the hormonal swings, changes and mood swings. So we are also facing such sort of issues. So it has been a very nice session, and we are thankful to all. Thank you, my lord. With this, we come to the end of this session. I take the privilege of expressing our deepest gratitude to Honorable Chair and our resource persons. Thank you. Now, we are just moving into the next session, so please kindly remain seated. Thank you.